हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे श्री कवि श्रीमान मदन मोहन शर्मा की एक किताब है जिसका नाम है अपना अपना सच, जिसका पाठ 3 है एनकाउंटर। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। एनकाउंटर। दरवाजे के बाहर जुटी भीड़ को दूर से देखते ही प्रशांत के मन में तरह तरह की आकांक्षाएं सर उठाने लगी। उसकी चाल में अचानक तेजी आ गई। बिना किसी बात किए जल्दी बिना के बात किए जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ वह सीधा घर में प्रवेश कर गया। अंदर सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। सबसे भीतरी कमरे के एक कोने में अकेली श्वेता को हिचकियों से रोते देखकर प्रशांत की घबराहट और बढ़ गई। तसल्ली देने के लिए हाथ सर पर रखा तो बहन के शरीर में रह रहकर दौड़ रही हाड़ चीर देने वाली कपकपी अपने अंदर भी उसने बहुत गहरे तक महसूस की। आंसुओं से तर चेहरा किसी तरह ऊपर उठा, लेकिन पथराई सी लाल लाल आंखों में अगर कुछ खोज पाया तो सिर्फ और सिर्फ दहशत। इसके अलावा कुछ नहीं। बार बार प्रयास करने पर भी टूटती आवाज में उसके मुंह से पुलिस पुलिस केवल यही दो शब्द निकले और श्वेता वहीं अचेत हो गई। ऐसी अजीब परिस्थितियों में प्रशांत के लिए कुछ भी समझ पाना कठिन हो रहा था। बाहर लोग ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। लगता था जैसे सभी गुस्साए हुए हों। कुछ वाक्य प्रशांत के कानों तक भी पहुंचे। कोई कह रहा था, हद हो गई गुंडी की। किसी का किसी का कहना था, कायदा कानून अब तमाशा बन गया है। एक आदमी पूछ रहा था, ऐसा कब तक चलेगा? और उत्तर में कई आवाजें एक साथ उभरी थी, अब तो जल्द ही कुछ करना होगा। सारी बात सुनकर प्रशांत को मामले की गंभीरता का आभास होने लगा था। वह सोच रहा था घर पर जरूरी तगड़ी चोरी या लूटपाट की घटना हुई होगी, लेकिन जैसे ही वास्तविकता सामने आई प्रशांत एकदम सकते में आ गया। समझ में आने लगा श्वेता क्यों बेहोशी में भी बार बार पुलिस पुलिस बड़बड़ा रही थी। पड़ोसियों ने बताया, कुछ वर्दीधारी पुलिस की जीप में आए और धड़धड़ाते हुए घर में घुस गए। उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं आने दिया। अंदर से अकेले श्वेता के रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें आती रही और बाहर सब बेबस खड़े देखते रहे। प्रशांत काफी भयभीत हो चुका था। उसकी उम्र ऐसे हालात का अकेला सामना करने की नहीं थी। वह करीब 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पिता सेना की नौकरी में थे। बार बार इधर उधर होने से बच्चों की एकाग्रता भंग ना हो, इसलिए उन्होंने प्रशांत और श्वेता को अपनी पत्नी के साथ घर पर ही छोड़ रखा था। तीनों सीधे साधे, कभी किसी ने कहते नहीं सुना। आगे दो घर छोड़कर कैप्टन आलोक का घर था। वह अक्सर प्रशांत के परिवार के दुख सुख में काम आते रहते थे। माँ के साथ कैप्टन साहब को आते देख कर वह कुछ आश्वस्त हुआ। सामान्य उपचार और देख रेख के बाद श्वेता भी होश में आ चुकी थी। लोगों ने आक्रोश अब अपने चरम पर था। सबने मिलकर इस संबंध में स्थानीय चौकी पर प्रथम सूचना दर्ज कराने और उस पर तेजी से कार्रवाई कराने का फैसला किया। रिपोर्ट प्रशांत की मां से लिखवाना ठीक समझा गया, इसलिए उनको साथ लेकर कैप्टन आलोक की अगुवाई में सब लोग थाने चल दिए। चौकी पर कोई मानने को राजी नहीं हुआ कि ऐसी घटना हो भी सकती है। फिर रिपोर्ट लिखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। आगे खड़े कैप्टन आलोक को मुंशी ने बुरी तरह हड़काते हुए साफ कह दिया, तू कैप्टन है, कोई तोप नहीं, जा
वारदात तेरी बेटी के साथ हो तब आना। तमाम कोशिशों के बावजूद बढ़ते दबाव का सामना करना जब कठिन होने लगा, तब सितारे लगी वर्दी पहने एक आदमी बाहर आकर जोर से चिल्लाया, क्या बवाल है? चुप बैठो, सिपाही चार्ज के लिए गए हैं, उनको आने दो, फिर बात करेंगे। उम्मीद नजर आई तो सभी शांत होकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय बीता होगा कि सामने से आते सिपाहियों को देखकर लोग फिर भौचक्के रह गए। इस बार वे प्रशांत को घर से उठा लाए थे। एक सिपाही ने उसके सर से बाल खींच कर पकड़े हुए थे और दूसरा उसे ढकेलते हुए अंदर की ओर ले जा रहा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक क्या से क्या हो गया, कोई समझ नहीं पाया। वर्दी वाले अपनी चाल चल चुके थे। प्रशांत की मां को अकेले अंदर बुलाकर धमकी के अंदाज में समझा दिया, तेरा लड़का खतरनाक लोगों में रहने लगा है, जांच चल रही है, भला चाहती है तो सीधी घर जा, वरना सारा कुनबा फंस जाएगा। चक्कर में जा, अब काम करने दे। प्रशांत की मां की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सारा माजरा बाहर आकर बताया तो लोग रिपोर्ट लिखना भूलकर प्रशांत को छुड़ाने की जिद्दत में लग गए। तब तक रात हो चुकी थी। साहब गश्त के बहाने खिसक लिए। जाते जाते वह इशारों इशारों में अपने मातहतों को कुछ खास निर्देश देना नहीं भूले थे। चौकी के सारे कमरों में ट्यूबलाइटें जगमगा रही थी, लेकिन प्रशांत को जहां रखा गया वहां सिर्फ एक मध्यम सा पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। सर्दी का मौसम, जगह जगह उखड़ा हुआ ठंडा फर्श, एक कोने में बेकार पड़ी हथकड़ियां और पुराने खराब डंडे डंडे कमरे के एकांत में असहनीय भय और तनाव का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। बाहर कोई कह रहा था, अरे पंछी को दाना डाल देना भाई। कुछ ही देर बाद एक बंदूकधारी कमरे में आया और बोला, चल बे मुर्गे, कुछ खा पी कर तगड़ा हो ले, फिर तेरी खबर लेनी है। बोल क्या खाएगा? उत्तर में प्रशांत मौन रहा तो वह कहता हुआ निकल गया, ठीक है, सुअर मर भूखा। प्रशांत को लगा जैसे धरती घूम रही हो। किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और सिपाही ने अंदर जागा और पुकारकर अपने दूसरे साथी से कहा, इस हरामी से बरामद तमंचा कहाँ गया? जल्दी से लाकर रख इसके पास। उत्तर उत्तर में दूसरे ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिहर उठा प्रशांत। उसके कान जैसे सुन्न होने लगे। उसकी चेतना में बस एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, रात गहरी होने दो, आज ही एनकाउंटर कर देंगे। सा का फिर साहब का फिर जो जी में आए रख देना पुतले के पास। ऐसा आम आम अमानवीय वार्तालाप सुनते सुनते प्रशांत के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। दिमाग में तेज आंधियां सी उठने लगी थी। जागती आंखों के आगे उसने खून से लथपथ अपनी लाश गिरी हुई साफ दिखाई दे रही थी। आसपास जमा भीड़ के बीच रोती बिलखिलाती माँ और बहन का चेहरा भी वह नजर आने लगा था। लग रहा था सारे शरीर का लहू कोई पूरी ताकत से निचोड़ रहा हो। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक उसके दिल पर किसी ने भारी हथौड़ा से वार किया हो और एकाएक उसकी सांसों का एहसास उससे दूर होता चला गया। सुबह होते होते उसके अचेत शरीर को बाहर सड़क पर डाल दिया गया था। प्रशांत के पास कोई नहीं था। माँ को खबर मिली तो जैसे ही थी वैसे ही उठ कर चली आई। उस दिन प्रशांत को घर नहीं सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। 3 दिन बीत चुके थे। चिकित्सकों के सारे प्रयत्न विफल होते जा रहे थे।
प्रशांत के शरीर में कभी कभार पल दो पल के लिए कोई हरकत होती तो माँ बहन दोनों की उम्मीद भारी निगाहें उसकी ओर उठती और क्षण भर में फिर वही निराशा का समंदर उनके बेहाल आंखों में तैर उठता। कुछ देर पहले जब उसने गर्दन इधर उधर घुमाई और थोड़ा मुंह खोला तो श्वेता दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई थी। अर्ध चेतन अवस्था में प्रशांत कुछ बड़बड़ा रहा था। अंकल, माँ माँ अकेली है। मेरा एनकाउंटर मेरा एनकाउंटर मत करना प्लीज। फिर ना जाने क्या हुआ, उसने अपने दोनों हाथों की कोहनियां बिस्तर पर जोरों से रगड़ी और दोबारा वहीं लुढ़क गया। पास खड़ा डॉक्टर चुप था, प्रशांत भी चुप। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन यह चुप्पी सबके मन में अनगिनत सवाल खड़े कर रही थी और इन सवालों का जवाब देने वाला कहीं कोई नहीं था। अब इसी किताब की एक और कहानी है जिसका नाम है अनदेखे की आस। चल पीछे हटा बे। भद्दी सी गाली के साथ एक अत्यंत कर्कश आवाज कानों से टकराई और पुलिस कांस्टेबल के हाथ का झंडा जिंदगी के बोझ की तरह उसकी पीठ पर आ पड़ा। सकल सूरत से स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान लगने वाले उस युवक ने थके थके कदमों से अपना रिक्शा पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। आगे निकलने के फेर में अक्सर लताड़ और कभी कभी मार भी खानी पड़ जाती है। बार बार पीछे जाना, आगे आना और पीठ पर पुलिस के डंडे झेलना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हम गरीबों को सताना इन कसाईयों का पेशा है जग्गू। क्यों इस तरह पिटता है रे? कुछ देर रुका क्यों नहीं रहता? सभी साथ वालों ने आज फिर उसे तरह तरह से समझाया। क्या करूं? सोचता तो बहुत हूं, लेकिन पीछे रहना मेरी आदत नहीं। जुग्गू ने इस बार भी वैसे ही धीमी और स्पष्ट स्वर में अपना उत्तर दोहरा दिया। मार खाना अच्छा लगता है क्या? उसका जवाब सुनकर कोई गुस्से में पूछ बैठा। पिटने के डर से कहाँ तक रुका रहूं? सवाल के उत्तर में जग्गू केवल सवाल ही कर पाया। जितना कहा उससे अधिक और क्या कहता। रिक्शा खींचकर पेट पालने को मजबूर सीधे साधे लोग ठीक से कहाँ समझ पाते उसकी बात का मर्म। कैसे बताता कि कभी उसके भी अरमान थे, उम्मीदें थीं और थे लक्ष्य जिन्हें हासिल करने में अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह नाकाम रहा। सामान्य आर्य वर्ग के सभ्य और सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुआ जगदीप विज्ञान प्रथम श्रेणी में स्नातक है। कितने आवेदन किए, कितनी परीक्षाएं हुई और कितने साक्षात्कार दिए, याद आती है तो मन अजीब सा हो जाता है। सरस्वती उस पर सदा प्रश्न रही, पर लक्ष्मी ने कमी कर दी। व्यवस्थाओं के मकड़ जाल में उलझकर कभी का जगदीप तिवारी आज का जुक्कू बन गया। इतना खर्च करो, यहीं लगवा देते हैं। अगर कम है तो यहाँ नहीं कहीं और देख लेंगे। इतने से कम में बात नहीं बनेगी। अगर कुछ नहीं है तो क्यों बेकार जोते घिस रहे हो? ऐसे कितने वाक्य हैं जिन्हें इस उसने सैकड़े हजारों बार सुना, मगर हिम्मत नहीं हारी। इसी भाग दौड़ में एक दिन उसका पुराना परिचित राजीव मिल गया। बातें करते करते वह जगदीप को शहर के एक प्रसिद्ध शोरूम में ले आया। अंदर आने से कुछ देर पहले तक जगदीप ने सोचा भी नहीं होगा कि आज उसने अपने परिश्रम का कोई फल मिलने वाला है। राजीव ने कह सुन कर
उससे उसी शोरूम में काम दिला दिया। माता पिता ने सुना तो प्रसन्न हो गए। सारे देवी देवताओं के मन ही मन सिर झुकाया। उसकी बोली बाली माँ ने पैसों की भारी तंगी के बावजूद ना जाने कहां से दूध ले आई। किसी के घर से थोड़ा दही भी मांग लाई थी। नींद जगदीप को भी नहीं आई, पर यह खबर सुनकर माँ तो जैसे पागल हो गई। सारी रात मध्यम स्वर में भजन और आरती गाते हुए गुजार दी। कितने भजन आते थे माँ को, जगदीप ने अब जाना। सवेरा हुआ। एक उड़से एक अरसे बाद माँ के हाथों सुबह की चाय पीने को मिली। पिताजी शांत थे, लेकिन बुढ़ापे में भी माँ के कदम आज फिर कनी हो रहे थे। दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। थोड़ा बहुत चाय के लिए रखने के बाद थोड़ा बहुत चाय के लिए रखने के बाद रात लाए दूध में इतनी इतना ही दही जमा सकी होगी जितना काम शुरू करने से पहले शकुन के बहाने अपने बेटे को खिला दिया। सनातन के पैरों पर खड़ा होते ही माँ बाप उसका घर बसाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 4 साल पहले सारी जमा पूंजी लगाकर जगदीप की बहन का ब्याह किया। सोचा ससुराल जाकर सुखी रहेगी, पर लालची लोगों के बीच किसी की बेटी कब सुखी रही है। जगदीप की माँ कहती है कि अपनी बेटी को सुखों का इंतजाम तो चाह कर भी नहीं कर पाई, पर अपनी बहू को वह कभी दुख नहीं होने देगी। बेटी लेकर आएगी बहू के रूप में। कहते हैं शादी ब्याह के संजोग ऊपर से तय होकर आते हैं। जगदीप का जोड़ा भी मिल गया। दोनों परिवार तंगी में जीने वाले। दान दहेज की ना कोई मांग थी, ना ही लेन देन के हालात। सो एक ही दिन जगदीप की गृहस्थी बस गई। कुछ दिन जी कर माँ भी चल बसी और पिताजी भी। उम्र दोनों में से किसी की खास नहीं थी, पर गरीबों के बोझ ने जिंदगी की डोर समय से पहले काट दी। सुशीला ने आते ही घर पूरी तरह संभाल लिया। कोई देखता तो जानता, मजबूरी इंसान को कितनी जल्दी समझदार बना देती है। विवाहित जीवन के 10 वर्ष पूरे हुए। इस बीच सुशीला को मातृत्व का सुख भी मिल गया। दोनों की नटखट सी बेटी है राधिका। प्यार से सब राधा कहकर पुकारते हैं। उसे सूरत सूरत से एकदम अपनी बुआ नीता पर गई है। अब वह 5 साल की हो चली है। आसपास के बच्चों के साथ खेल कूद में भी मन लगने लगा है उसका। 4 दिन बाद दिवाली है और बच्चों की देखा दाखी राधा भी अपने तोतली जबान में कई बार पटाखों के लिए जग, जगदीप से जिद कर चुकी है। वह क्या जाने कि उसके पिता इतनी सामर्थ्य नहीं कि पैसों को इस तरह आग लगा सके। बेटे की चिंता और खुद की मजबूरियां चलते चलते जगदीप अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था। आज भी तनाव में डूबा जगदीप जब घर आया तो इंतजार में बैठी राधा ने उसका रास्ता रोक लिया और मुझे पटाखे दो पापा मुझे पटाखे दो कहकर रोने लगी। जगदीप ने अपना आपा खो दिया। आप देखा न तब राक्षस की तरह पिल पड़ा। नन्ही सी जान पर तब तक मारता रहा जब तक मासूम बेहोश होकर नहीं गिर गई। अचानक सुशीला अंदर आ गई और उसे उठाकर अलग ले गई, वरना जगदीप ने तो मार ही दिया होता उस अबोध को। रात गहरी होने लगी थी। रोज की तरह सुशीला ने जगदीप को खाना खिलाया, चौका बर्तन किया और राधा को छाती से लगाकर चुपचाप सो गई। अंधेरी रात में नन्ही राधा की सिसकियां जगदीप को विचलित किए दे रही थी। सोचा था सुशीला बुरी तरह बिगड़ेगी, मगर वह भी कुछ नहीं भूली। अपराध बोध असहनीय
होता जा रहा था। जी मैं आ रहा था दीवारों से टकराकर अपना सर फोड़ ले। मन बुरी तरह छटपटा रहा था। अपनी कुंठा की आग में उसे नादान को झोंक दिया, जो अभी उंगली थामकर चलना सीख रही है। क्यों बार बार अपनी बहन की पीड़ाओं की परछाई छोटी सी राधा पर थोप कर डरने लगता है वह। अनदेखी अनजाने कल की घुटन आज से ही क्यों ओढ़ ली है उसने। डरी सहमी राधा अब जगदीप से दूर डरी सहमी राधा अब जगदीप से दूर रहने लगी है। जगदीप को आवाज है अपने भूल का, पर छोटी सी राधा को कुछ समझा सके ऐसी समझ कहाँ है उसके पास। कल दीपावली है। उसने आज ही थोड़ी सी आतिशबाजी खरीद ली राधा के लिए। जरा सी बात पर कितना मारा अपने ही जिगर के टुकड़े। डरी सहमी फिर कभी मत आना इस नहीं सॉरी कुछ समझ सके ऐसी समझ कहाँ उसके पास। कल दीपावली है। उसने आज ही थोड़ी सी आतिशबाजी खरीद ली राधा के लिए। जरा सी बात पर कितना मारा जरा सी बात पर कितना मारा अपने ही जिगर के टुकड़े को। कोई इस तरह यातना देता है क्या। सोचते सोचते घर के करीब आ गया जगदीप। मोड़ पर ही राधा बच्चों के साथ खेलती दिखाई दे गई। खेल कूद में कोई राधा की नजर सभी अभी शायद उस पर नहीं पड़ी थी। सोचा पीछे जाकर हथेलियों से आंखें बंद कर लेगा, राधा की हाथों को स्पर्श से ही पहचान लेगी। पीछे कोई और नहीं उसके अपने पापा हैं। जगदीप दबे पांव राधा की ओर बढ़ने लगा। लेकिन यह क्या। राधा उसे देखते ही अचानक विपरीत दिशा में बेतहाशा सड़क की ओर भाग निकली। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, समय का पहिया उसकी राधा के बचपन को रौंद कर निकल गया और जगदीप देखता रह गया। आते जाते वाहनों के शोरगुल में राधा की चीख भी नहीं सुन सका। छोटी छोटी हथेलियां ऊपर की ओर खुली की खुली रह गईं, जैसे हाथ उठाकर आखिरी अलविदा कह रही हो। सब को जगदीप अब उस किसकी हथेलियां पर रखेगा आतिशबाजी का लिफाफा। किसकी उंगलियां थामेगी उसकी लाई फुलझड़ियां। और कहाँ जड़ेंगे फूल। उसकी फूल सी राधा तो अब इस दुनिया में ही नहीं। 3 दिन पहले की छोटी सी भूल की कितनी बड़ी सजा मिल गई जगदीप को। दीपावली आई चली गई, पर राधा की यादें नहीं गई। दोनों के मन से सारी सारी रात नींद नहीं आती जगदीप को। सो सुशीला भी कहाँ पाती है। उसका अपना दुख तो सो है, पर जगदीप की बेचैनी उसे और अधिक विचलित करती है। लेटे लेटे अचानक ध्यान आया, अगले दिन भाई दूज है। क्यों ना जगदीप को नीता से मिलने भेज दें। उसे विश्वास था बहन से मिलकर जगदीप का दुख जरूर कुछ कम होगा। इस बात की सूचना सुशीला ने नीता के घर सवेरे ही भिजवा दी। एक तो भाई दूज, ऊपर से बरसों बाद भाई से मिलने पाने की खुशी। समाचार मिलने के बाद से ही नीता की आंखें रास्ते पर लगी हुई थी। ससुराल वालों ने भी सुन लिया था आज उसका भाई आने वाला है। दिन भर नीता ने कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे शाम करीब आने लगी। अब उसके देवर के छिंटकासे और सास के ताने पूरे उफान पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल रहा हो। भाई ने भाई से मिलने की उम्मीद से उपजी खुशी का स्थान अब भय और विषाद ने ले लिया था। सांझ के चुटपुटे में ही निकली पड़ी घर से। यहाँ आकर व्यर्थ अपमान सहना पड़े, इससे तो अच्छा है अपने भाई को रास्ते से ही वापस कर दे। आए तो सही इस बराबर। अच्छी तरह खबर लूंगी भैया की बड़ा आया बहन से मिलने वाला। सास के कड़वे बोल हथौड़ों की तरह बज रहे थे नीता के दिमाग में। घंटों बैठी रही गांव की सीमा पर। चेहरा दिखाई देते ही दौड़ कर जा पहुंची अपने भाई के पास। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे।
भीगी आंखों से एकट निहारे जा रहे थे। जगदीप को सम्मोहन टूटा तो याद आया कि नीता क्यों गांव की सीमा पर बैठी है घंटों से। यहीं से वापस करना होगा जगदीप को। कौन बहन अपने भाई को अपमानित होते देखना चाहेगी। पर लौट जाने को भी कहे तो कैसे कहे। यहीं से लौट जाओ भैया, फिर कभी मत आना इस और। आदमखोर बसते हैं यहाँ। इस गांव की सीमा से भी दूर रहना। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। बड़ी कठिनाइयों से होठ खुले नीता के। दोनों आंखों से सुख सुर्ख हो रही थी। जगदीप कोई बच्चा नहीं था। नजर मिलते ही सब कुछ समझ गया था। अपने गम नीता का गम भारी लगा उसे। नन्ही राधा जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसके दूर होने का दुख जगदीप को खाए जा रहा है, तो नीता का भाई तो इस दुनिया में है। वह इतनी दूरी कैसे सह पाती होगी। बचपन से लेकर किशोर अवस्था जिसके साथ बीती पाती होगी। बचपन से लेकर किशोरता के जिसके साथ बीती पाती होगी। बीती क्या, उससे मिलने को मन कभी बेचैन नहीं होता होगा। अपने भाई के लिए नेता की आंख कितनी बार भीगती होंगी और कितनी बार सूखती होंगी। जगदीप महसूस कर सकता था। उसने पीड़ा को गला भर आया था। जगदीप सिर पर प्यार से हाथ फिराया, लगे गले लगाया और नीता को दरवाजे तक छोड़कर वापस हो लिया। अपने घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। अंदर पड़ोस वाली सीता चाची और सुशीला बातें कर रही थी। सीता चाची बहुत कम किसी के घर आती जाती हैं और रात में तो कभी कभार ही बाहर निकलती हैं। जगदीप अब इतनी रात गए तक बाहर मत रहा कर, चाची ने आदेश के स्वर में कहा। क्यों चाची? जगदीप ने पूछा। बहू घर में अकेली रहती है। और क्यों? चाची अकेली तो वह कब से है। इसमें कौन सी बात नई बात है। मेरा बुद्ध है रे, सुशीला माँ बनने वाली है, समझा? चाची ने हंसते हुए कहा और उठकर चल दी। जगदीप ने सुशीला की ओर देखा और मुस्कुरा कर रह गया। एक दिन हमेशा की तरह दुकान पर व्यस्त था कि घर से बुलावा आ गया। सुशीला की हालत नाजुक थी। जगदीप जल्दी से वाहन खोज लाया और सुशीला को लेकर अस्पताल चल दिया। साथ में सीता चाची थी, अलावा और कोई नहीं था। जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे तो जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे तो जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे तो वहां सारी चिकित्सा सेवाएं अस्त व्यस्त। पता चला उस शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के विरोध में सारे चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। अब कहाँ जाए जगदीप। डॉक्टरों का विरोध जताना था। वे हड़ताल पर चले गए। मरीज तो हड़ताल भी नहीं कर सकते। वे अपना विरोध कैसे दर्ज कराएं। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पढ़ाया लिखाया जाए और कौन अनपढ़ रहे। इसका फैसला क्या जाति और धर्म के आधार पर होगा? समानता, न्याय और अधिकारियों के नाम पर निजी स्वार्थों का यह खेल आखिर कितना लंबा चलेगा? सुशीला की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। बड़ी याचना भरी नजरों से देख रही थी। वह उसे जैसे कह रही हो कि अगर बचा सको तो बचा लो जगदीप। अब और सहना मेरे बस में नहीं। जगदीप इन हालात में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सामाजिक न्याय और समानता के रखवाले आज उसकी सुशीला की जान के दुश्मन बने हुए थे। क्या जगदीप इस समाज का अंग नहीं? क्या वह इस देश को नागरिक नहीं? फिर उसे क्यों नहीं मिला ऐसे किसी न्याय और समानता का अधिकार? वह भी विज्ञान का स्नातक है, प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। अगर डॉक्टर बन पाता तो आज उसके मरीज ही उसकी प्राथमिकता होते। क्या देश के साधनहीन प्रतिभा को संरक्षण की आवश्यकता नहीं? जगदीप जल्दी कुछ करो। दूर से सीता चाची की आवाज आई। सुशीला का आधा शरीर चाची ने कपड़े से ढक रखा था। अचानक सुशीला जोर से कराई और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। चाची ने सबको जल्दी से दूर हटा दिया। ध्यान से सुशीला के हाथ पैर हिलाकर देखो।
बालक के रोने का स्वर सुनाई दिया, लेकिन सुशीला के दिल की धड़कनें अब सुनाई नहीं दे रही थी। सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार की बलि वेदी पर आज एक और निर्ही ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जगदीप एकदम अकेला रह गया। उसका और सुशीला का बेटा जरूरी सीता चाची के प्रश्नों से बच गया। वही अब उसकी देख रेख भी करती है, पर जगदीप की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। सुशीला का साथ छूटने के बाद जगदीप का मन दुकान पर नहीं लगा। फिर वहां रह कर अपने बेटे के लिए समय निकाल पाना भी बड़ा कठिन काम था। दुकान उसने छोड़ दी, पर कुछ तो करना ही था, तो सो एक रिक्शा डाल लिया। अब जब तक दिल करता जगदीप रिक्शा चलाता, और जब भी जी चाहता सीता चाची के देख रेख में पड़ रहे अपने बेटे के पास चला आता है। हो सका तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। वह उसे तो नहीं मिल सका सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार, शायद उसके बेटे को मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो आज का जग्गू कल फिर जगदीप तिवारी बन जाएगा। ये कहानी समाप्त होती है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।